कि भाई चौधरी मातूराम हुड्डा की ऐसी क्या मजबूरी थी, वो बनियों के साथ है और बनाड्या वर्ग के साथ कांग्रेस में रहे, वो जमींदार भाइयों के साथ क्यों नहीं आए? वो नहीं, असल में क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, जब जमींदारा पार्टी थी, जब किसानों की पार्टी थी, इसमें छोटू राम जी थे, तो उसमें क्या मतभेद थे? मतलब क्यों वो अपने कौम के साथ, क्यों वो जमींदारों के साथ नहीं थे? ये भी कड़वा सच है कि जब तक छोटू राम जी जीवित रहे, चौधरी मातूराम हुड्डा कभी नहीं जीत पाए। नहीं, वो तो नहीं जीत पाए, ना उन्होंने उनको जीतने दिया। तो थोड़ा दर्शक भी इस समय भाई ऐसा चौधरीयों का टकराव क्या था? मतलब चौधरी छोटू राम जो है वर्ल्ड के अकेले व्यक्ति हैं जिनको 3 धर्मों की उपाधियां मिली हुई, बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं। हिंदुओं दिन बंदूक की दी, अंग्रेजों ने सर की दी, और मुसलमानों ने रहबरे आजम की। सबके चाहते थे सब। एक बार हेडमास्टर बलदेव सिंह लड़े वहां से, उसमें भी ज्यादा पोलिंग हुई है, 67%। उस वक्त पूरे पंजाब में कहीं भी 49% से ज्यादा पोलिंग नहीं हो रही। तो एसआरओ तक उसमें विधानसभा में क्या था कि जब हेडमास्टर बलदेव सिंह आर्य समाजी लड़ता है और चौधरी मातूराम लड़ता तो ज्यादा पोलिंग होती है। तो यह साहब, मतलब कुछ लोग यूं कहे ना, चौधरी देवीलाल को भी रोल मार कर आ कर दे रोहतक वाले। हाँ। तो मतलब ये इतिहास है रोहतक का। नहीं, वो चौधरी टेकराम को इलेक्शन क्यों लड़वाया गया? चौधरी टेकराम को इसलिए लड़वाया गया कि चौधरी लालचंद्र ने ये देख लिया भाई, पहले मैं 2 बार लड़ा, दोनों बार केस हो गया मेरे खिलाफ, 5 साल का बैन लग गया, तो किसी और को लड़वाना था। तो घासीराम मलिक और चौधरी लालचंद ये सारे इकट्ठे हुए कि भाई मातूराम को कैसे रहा जाए, ये तो जीतेगा। तो उसमें फैसला ये हुआ भाई हुड्डा ही उठाओ बराबर में, भाई को भाई हरा होगा तो तभी मत का विभाजन होगा। तो उसका ये नतीजा हुआ कि हुड्डा के भी 2 जलदार जो थे वो चौधरी टेकराम के साथ आ गए। साहब कि भाई ऐसा क्या कारण था? इतना बढ़िया परिवार, आर्य समाजी परिवार है, उस टाइम के जो चौधरी आदमी थे, खानदानी आदमी थे, बड़ी शख्सियत थे, वो मातूराम जी के खिलाफ क्यों थे? मतलब नहीं, वो तो चुनाव भी नहीं जीत पाए। नहीं, छाजूराम जी ने रहा है 1926 में, चौधरी लालचंद इसको लाजपत राय और एक बार रहा चौधरी सूरजमल। हाँ, 2 बार आ रहे। चौधरी सूरजमल जी ने भी रहा है उनको। अच्छा, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, हरियाणा के अंदर कई ऐसे पुराने राजनीतिक परिवार हैं जिनका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। एक्चुअल में उनका इतिहास कौन सा है? कौन से ऐसे पुराने राजनीतिक परिवार हैं जिनका राजनीति का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जो लगभग 1920 से चुनाव मैदान में हैं? आज हम उन्हीं परिवारों का जिक्र करेंगे। ऐसे कौन कौन से पुराने परिवार हरियाणा के। और इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं इतिहास के जानकार जगत सिंह हुड्डा जी। सबसे पहले हुड्डा जी ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। हाँ जी पुनिया साहब, ऐसा है हरियाणा के अंदर टोटल 6 परिवार ऐसे हैं वर्तमान के हिसाब से पिछले 100 साल का जिसका इतिहास है। उसमें से एक है राव बलबीर सिंह, जिसके परिवार में भी ये राव इंद्रजीत जी हैं। दूसरा परिवार है तैयब हुसैन जी चौधरी यासीन खान का, जिनके परिवार में भी जाकिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। इसी कड़ी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार है, जो कि चौधरी मातूराम के उससे 1920 से शुरू हुआ था और अभी तक ये जो है ना चुनाव। तो राव परिवार भी 1920 से चुनाव में लड़ा? राव परिवार 1920 में चुनाव लड़े राव बलबीर सिंह ने। अच्छा। जो कि राव इंद्रजीत के दादाजी थे। हाँ। और भूपेंद्र हुड्डा के दादाजी थे चौधरी मातूराम, उन्होंने भी 1920 में चुनाव लड़ा। और जाकिर हुसैन के जो दादाजी थे चौधरी यासीन खान, हाँ, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। अच्छा। और इसके अलावा एक है कृष्णमूर्ति हुड्डा का परिवार। हाँ। इसके भी जो है ना ताऊ ने इलेक्शन लड़ा था, इसके दादा ने नहीं, इनके ताऊ ने टेकराम ने पहला चुनाव लड़ा जी। और कृष्णमूर्ति हुड्डा भी और रामकरण हुड्डा भी राजनीति में सक्रिय है। हाँ हाँ। और एक परिवार है मान परिवार घोगड़ीपुर गांव का, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। वो चौधरी वंश गोपाल मान से शुरू हुआ था 1920 में। अच्छा। और वो परिवार भी सुमिता सिंह ने चुनाव लड़ा है। अच्छा, सुमिता सिंह उस परिवार से? हाँ। तो 7 विधायक वहां बने। अच्छा। तो ये चौधरी वंश गोपाल मान जो है डॉक्टर रामजीलाल जी के दामाद थे। इन्होंने अपनी जो बेटी की शादी की थी, आज भी फोटो लगा हुआ उनका। डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा जी? डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा के रियल दामाद थे। अच्छा। चौधरी वंश गोपाल मान।
जिन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा यस था, यस 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 और सिविल सर्जन कह सकते हैं सिविल सर्जन, यस यस यस। हिसार के सिविल सर्जन हाँ, थे। तो उस वक्त में क्या होता था 1920 में हम्म, मोस्टली राव बहादुर या वकील लोग ही चुनाव लड़ते थे, हम्म, लेकिन डॉक्टर रामजीलाल, हम्म, चौधरी मातूराम, ये ऐसे आदमी थे जो राव बहादुर नहीं थे। अच्छा, ये सिंपल आर्य समाजी थे। और राव बहादुर में क्या फर्क था? राव बहादुर जो अंग्रेज एक उपाधि देते थे, अच्छा, जो या तो जैसे फौज में भर्ती करवा दिया या जैसे युद्ध चल रहा था उसमें मदद कर दी, तो राय साहब राव बहादुर की उपाधियां देते थे। अच्छा, और या फिर वकील चुनाव लड़ते थे। अच्छा, हम 1920 में यदि देखें तो 11 जो है ना हल्के होते थे उनमें, तो 11 में 3 हल्के ऐसे थे जहां से राय बहादुर चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, चौधरी लाल चंद्र राव बहादुर था, हाँ, आपके जो राव बलबीर सिंह राव इंद्रजीत के दादाजी राव बहादुर थे, यहाँ से लाला जी बने थे एक आत्माराम जी, वो राव बहादुर थे हिसार से। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिख भी जो लड़े या मुस्लिम भी जो लड़े वो खान साहब थे। अच्छा, मतलब हमारे हिंदुओं को बोलते थे राव साहब, उनको खान बहादुर, और सरदार यदि होता था तो सरदार बहादुर। अच्छा, ये उपाधि अंग्रेजों की दी हुई थी। तो वो मोटे आदमी होते थे एक तरह से, जैसे जलदार हो गए, जूरी के मेंबर हो गए या पैसे वाले हो गए। लेकिन डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा, चौधरी मातूराम हुड्डा और ये परिवार ऐसा था जो कि बिल्कुल ना जिसने कोई मुरबा मिला ना कोई उपाधि मिली, एक सामाजिक परिवार था। उसी परिवार में आगे चल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी 3rd जनरेशन आती है, चौधरी मातूराम की। मातूराम ने 3 चुनाव लड़े, 1920 में लड़ा। 1920 में क्या हुआ, धांधली हो गई, निर्विरोध चौधरी लालचंद। 1920 में मातूराम जी ने लड़ा था? हाँ, फार्म भरा था लेकिन रिजेक्ट करवा दिया, फार्म रिजेक्ट करवा दिया। बाद में चौधरी गोवर्धन सिंह मलिक जसराना गांव के, जो कि जूरी के मेंबर थे उस वक्त, और चौधरी मातूराम दोनों ने केस किया उसके खिलाफ। तो चौधरी मातूराम का केस कंसीडर हो गया और वो सदस्यता उनकी रद्द होगी, चौधरी लालचंद की। उसके बाद उपचुनाव हुआ, चौधरी लालचंद बालोटिया। हाँ, बालोटिया, जो कि 1916 में भी वो MLC थे। अच्छा। जो पहले मनोनीत जो करती थी ना सरकार, हाँ। चुनाव प्रक्रिया 20 में शुरू हुई, 1920 में, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले भी वो थे 1916 में। अच्छा, सबसे पहले हरियाणा में सर सादीलाल जो जस्टिस थे, वो MLC बने 1909 में। अच्छा, उसके बाद जवाहरलाल भार्गव जी, वो भी एडवोकेट थे। फिर ये राव बहादुर लालचंद। अच्छा, ये तीनों तो ये भार्गव जी सार वाले, जवाहरलाल भार्गव, हाँ, उसी परिवार में है। हाँ। तो ये परिवार ऐसे थे जो पुरानी राजनीति में थे। चुनावी प्रक्रिया जब शुरू होती है 1920 में, 1919 के एक्ट के मुताबिक, तो फिर आम आदमी को भी जो ना उसमें भाग लेने का मौका मिल गया, पार्टिसिपेशन का। और वोट भी उन दिनों सबकी नहीं होती थी, बिल्कुल, या तो फौजियों की होती थी, या पक्का मकान जिसका होता था, या कुछ पढ़ाई की क्वालिफिकेशन थी, तो वोट बहुत कम होती थी। जैसे चौकीदार की होती थी, हाँ, मतलब गिनती की आदमी, नंबरदार की, किसी गांव में 2 वोट 4 वोट 10 वोट ऐसी होती थी, या इनकम टैक्स पे ही हो उसकी होती थी। तो जैसे रोहतक में है, उत्तर पश्चिम हल्का था जो मातूराम जी लड़े जहाँ से, तो लगभग 10,000 वोट थे। लेकिन चौधरी लालचंद जी ने क्या किया, मिली भगत करके और इनके रद्द करवा दिए पर्चे, चौधरी गोवर्धन सिंह मलिक का भी और चौधरी मातूराम का भी। तो 10 महीने बाद वो जो ना केस हार गया चौधरी लालचंद जी। तो फिर उपचुनाव हुआ, उसमें चौधरी घासीराम जी मलिक ओलाने वाले जो गठवाड़ा काप के प्रधान थे, वो उस उपचुनाव में वो जीते। फिर उसके बाद चुनाव होता है जी 1923 में। 1923 में चुनाव होता है तो पूरे पंजाब में लगभग 50% से कम पोलिंग। अकेला रोहतक हल्का ऐसा था जहाँ 71% पोलिंग हुई, जबरदस्त बोगस वोटिंग। पूरा का पूरा प्रशासन का ये था भी आर्य समाजी जीतनी नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, आर्य समाजियों पे बैन लगा दिया था, भाई कोई फौज में भर्ती नहीं करेगा। तो इनसे के एक तरह से अगेंस्ट थी सरकार। सरकार भी ये चाहती थी भी जो राव बहादुर हैं या जो लिबरल हैं सरकार के प्रति, वो आदमी चुनाव जीते। तो रोहतक में 71% जब वो हुआ है पोलिंग, तो उसमें मोटर वगैरह सब लगा रखी थी। उन दिनों मोटर लगाई थी चौधरी लालचंद ने, क्योंकि वो पैसे वाले आदमी थे। बाद में कोर्ट केस हो गया और ये केस ट्रिब्यूनल में गया है। अच्छा, ये गवर्नर का केस नहीं था, इसमें 3 जज थे, ट्रिब्यूनल का में ये केस गया है और इसका फैसला आया 14 जुलाई 1924 में। अच्छा, 14 जुलाई 1924 में था ये, लाहौर में था। तो दीवानचंद सोनी जो वो बैरिस्टर एट लॉ थे, बार एट लॉ सॉरी, वो जो है ना चौधरी मातूराम के वकील थे। लाला लाजपत राय ने भी उसमें पैरवी करी थी। अच्छा,
लाला लाजपत राय जी किसकी तरफ से लड़े थे? चौधरी मातूराम की तरफ से। अच्छा। हाँ, दीवान चंद सोनी ऑफिशियली थे, लाला लाजपत राय उनके साथ थे। दो वकीलों ने ये लड़ा था केस। और राव बहादुर लाल चंद तो खुद ही वकील थे। और बाकी कोई एक ऑफिशियली भी कोई उन्होंने भी मनोनीत किया था। तो उसमें यह फैसला हुआ था, उसमें 61 गवाहों की गवाही है। वो हिस्टोरिकल है, गजट नोटिफिकेशन हुआ उस केस का बाकायदा। मैंने वो हिस्ट्री एकेडमी है कुरुक्षेत्र में। गजट नोटिफिकेशन बोले तो सरल भाषा में मतलब एक तरह से सरकार ने पूरा निर्णय वो किया है ऑन पेपर। अच्छा। वो हिस्ट्री एकेडमी है जो हरियाणा की, सूचीबद्ध किया, मतलब हाँ सूचीबद्ध किया है। उसमें बाकायदा पूरा डिसीजन दिया हुआ है किस किस की गवाही हुई। तो इन दोनों क्या होता था, जैसे शराब पिला दी, लड्डू खिला दिए, यही रिश्वत मानी जाती थी। आजकल तो नगद देते हैं। तो ये उसमें बड़े स्तर पे हुई थी। इवन जो हुड्डा खाप के भी 2 जेलदार थे, वो भी उसके तरफ हो गए थे लालचंद की तरफ। अच्छा। चौधरी लालचंद पे 5 साल का बैन लगा दिया कोर्ट ने, ये सजा दी और मंत्री पद से हटा दिया इनको। तो फिर चौधरी छोटूराम जी ने इनको भरतपुर भेज दिया, भाई वहाँ आप जाओ। और वहाँ इन्होंने फिर जो है ना अपना पद संभाला, वित्त मंत्री। हाँ, वित्त मंत्री बना दिया। भरतपुर दीवान भी बोलते हैं उसको, वित्त मंत्री बोल सकते हैं। तो चौधरी छोटूराम ने फिर खजांची भी बोलते थे। तो अब 1920 का जब हम चुनाव देखते हैं, चौधरी छोटूराम भी आ रहे थे, जो गुलिया खाप के जो 84 के प्रधान थे, स्वरूप सिंह, रेशलदार स्वरूप सिंह, उनसे आ रहे थे। उसके बाद उपचुनाव होता है वहाँ भी, वो मर गए, उनकी डेथ के कारण उपचुनाव हुआ है। उसमें मांगेराम वत्स लड़े, फिर पंडित मांगेराम वत्स। फिर केस हुआ, उन्होंने भी केस किया, वहाँ फिर उपचुनाव हुआ। अच्छा। फिर चौधरी रणधीर सिंह गुलिया जो चौधरी स्वरूप सिंह के बेटे थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी आ रहे, बहुत कम मार्जिन से आ रहे वो। अच्छा, वहाँ भी उपचुनाव हुआ है 2 बार छोटूराम जी ने फाइट की। हाँ, यहाँ भी उपचुनाव उस टाइम काफी होते थे, धांगड़ियाँ उस टाइम बहुत होती थी। इवन हिसार में भी उपचुनाव हुआ है। हिसार में डॉक्टर रामजीलाल का जब चुनाव हो रहा था, तो यहाँ उनके सामने शराब पिला रहे थे। कहा भी लोगों ने डॉक्टर रामजीलाल को, जी ये तो इलेक्शन में वायलेशन हो रहा है और आप इसमें कुछ करो। तो डॉक्टर रामजीलाल बोले, भाई मैं किसी को शराब नहीं पिलाऊंगा यार, मैं जो है ना ऐसे सिस्टम से बिल्कुल दूर, हम आर्य समाज को मानने वाले आदमी, आर होते जीते। तो यहाँ 5 आदमी थे उस टाइम उम्मीदवार। एक हरिता के थे, कोई हरिता गाँव है, और एक इसके थे आपके लांबा गोद के थे, एहतराम लांबा, शायद दौलतपुर के थे वो, लांबा गोद। तो यहाँ भी केस हुआ है। उस केस में दोबारा लाजपत राय के उसमें वो जीते, तो दोबारा फिर लाजपत राय जीत गए, उसमें दोबारा भी वही जीते। लेकिन उसके बाद से चौधरी लाजपत राय से नहीं जीते चुनाव। 1920 का जीत गए, फिर उपचुनाव जीतते हैं। 23 के बाद से वो नहीं जीते कोई भी चुनाव। तो इस प्रकार से सज्जन सिंह ने हराया, नहीं वो तो बाद की बात है, वो तो छाजूराम जी ने हराया, वो तो 1930 की बात है। छाजूराम जी ने हराया 1926 में चौधरी लालचंद इसको लाजपत राय को। और एक बार हराया चौधरी सूरजमल ने। हाँ, 2 बार हरे चौधरी सूरजमल जी ने भी हराया उनको। अच्छा। उसके बाद से वो कोई चुनाव नहीं जीते जी। तो इसी प्रकार से जब हम बात करें राव बलबीर सिंह, जो राव इंद्रजीत के दादाजी थे, वो 1923 का चुनाव पहला चुनाव जीत गए। दूसरे में राव पोप सिंह जीते, वो भी एक चुनाव जीते, दूसरा हार गए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर वो दोबारा आ गए राव बलबीर सिंह, क्योंकि राव बलबीर सिंह जो ना हिंदू महासभा की तरफ से लड़े, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, हिंदू महासभा की तरफ। एक क्वेश्चन इसमें आता है, भाई स्वराज पार्टी से लड़े थे ये लोग। तो स्वराज क्या है, उस वक्त कांग्रेस का एक विंग था, लाल बाल पाल जैसे कहते हैं ना, गरम दल नरम दल, पार्टी वही थी, वही आदमी थे। स्वराज पार्टी में पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी मातूराम, लालचंद लाला दुनी चंद अम्बालवी, हरियाणा का काफी पोर्शन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ा। उसमें चर्चा ये हुई थी, भाई हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो जो आदमी लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन, उन्होंने एक तरह से स्वराज पार्टी बना के चुनाव लड़ा। लेकिन वो सारे कांग्रेसी थे, कांग्रेस से कोई उन्होंने विभाजन नहीं किया, अलग भी नहीं रहे। मतलब कभी वो उसमें चले गए। पार्टियां उस टाइम भी बहुत बनती थी। इवन लाला लाजपत राय ने कभी नेशनल पार्टी बनाई, कभी जो ना एकतावादी पार्टी बनाई, कभी स्वराज में शामिल हुए, कभी किसी में, ऐसा चलता था उस टाइम। लेकिन ओवरऑल सारे के सारे आदमी फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े रहते थे, और मेन कांग्रेस ही थी। कांग्रेस की मीटिंगों में भी जाते थे। ठीक है, इलेक्शन लड़ लिया कोई बात नहीं, लेकिन रहे वहाँ। रोहतक जिले में मतलब मान सकते हैं हरियाणा में ही जो सबसे पहला कांग्रेस की जनसभा हुई थी, अक्टूबर 1888 में हुई थी, रोहतक में, डेयरी पाने में। तो
दिल्ली में भी इसके बाद जनसभा शुरू हुई। तो रोहतक में एक तरह से गढ़ था कांग्रेस का ड्यू टू आर्य समाज। आर्य समाज का गढ़ होने के कारण, आर्य समाज जी स्वतंत्रता सेनानी थे, वही कांग्रेसी थे। वो मतलब आर्य समाज में भी बैठे थे, वो कांग्रेस में भी बैठे थे, और वो कांग्रेस में भी थे। सारा सौदा वही था, आदमी वही थे। तो डेयरी पाने का मतलब ये है जी, डेयरी में 84 की चौपाल है वहाँ पे। तो कांग्रेस में उस वक्त तक व्यापारी वर्ग ज्यादा था। जो ओल्ड था वो व्यापारी वर्ग का था या ब्राह्मण वर्ग का था। ये पहला ऐसा मतलब फंक्शन हुआ था जो एक देहात की जो चौपाल है उसमें किया गया था। और ये आर्य समाजियों की मेहनत है, मातूराम की उसमें विशेष भूमिका रही। उसके बाद से जी फिर इनके बेटे रणबीर सिंह आए। सॉरी, रणबीर सिंह अकेले ऐसे विश्व के अकेले नेता है जो 7 सदनों के सदस्य रहे। संविधान सभा आगे रहे, संविधान सभा विधायिका दोनों संविधान सभाओं के रहे। फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट जो कि मतलब 52 के चुनाव से पहले जो रही, 50 और 52 के बीच में इंटरिम पार्लियामेंट भी बोलते हैं उसको। फिर लोकसभा आगे रहे, प्रथम के, द्वितीय के। फिर पंजाब सरकार में एमएलए रहे, मंत्री रहे। फिर हरियाणा सरकार में भी रहे एमएलए। तो इस प्रकार फिर राज्यसभा में भी रहे। तो अकेले ऐसे वर्ल्ड के हैं। इनके बाद एनजी रंगा है आंध्र प्रदेश के, जो 6 सदनों में रहे। तो वो भी कांग्रेस में इधर किसान नेता थे। बाद में उन्होंने भी वहाँ किसान आंदोलन किए। फिर चौधरी रणबीर सिंह के बाद आ गया जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने चुनाव लड़े हैं और ये सीएम भी रहे। इनका बेटा भी दीपेंद्र एमपी भी है। ये तो सबको पता है आज की कहानी। तो इनके परिवार ने अब तक 33 चुनाव टोटल लड़े। 33 में से 22 में ये जीते हैं, 11 में आ रहे हैं। मातूराम जी कितने चुनाव जीते? मातूराम जी का तो भाग्य ने साथ नहीं दिया जी। 3 चुनाव उन्होंने लड़े। फिर वो उपचुनाव में बल्कि जो केस तो किया था उसने गोवर्धन, 2 केस हुए जी। गोवर्धन मलिक ने, चौधरी गोवर्धन दास इसके थे, जसराने के, और मातूराम जी ने पहले 20 में किया, फिर 23 में किया। लालचंद के खिलाफ भी दोनों ने केस किया था। ये मातूराम वाला हो गया। और देखो चौधरी छोटूराम का कैरियर बदला इस केस से। कैसे बदला कि लालचंद को हटना पड़ गया, तो एक मंत्री बनाना था, चौधरी छोटूराम जी मंत्री बन गए। जो ही लालचंद को हटा, चौधरी छोटूराम को मंत्री बनने का मौका मिल गया। तो उसके बाद फिर जो उपचुनाव हुआ जी, तो चौधरी टेकराम के खिलाफ जो लड़े थे वो चौधरी मातूराम और सफेदपोश गोविंद राम खासा, जिसको पहले वो बता रहे थे ना गोविंद राम हुड्डा। वो हुड्डा नहीं थे, वो डेयरी पान्ना ही है जो 84 की जहाँ चौपाल है। उस टाइम वो 84 के प्रधान भी थे और सफेद पोश थे, अच्छे मतलब मानी हुई वो थी शख्सियत। चौधरी छोटूराम द्वारा समर्थित थे वो। और चौधरी टेकराम को इलेक्शन क्यों लड़वाया गया? चौधरी टेकराम को इसलिए लड़वाया गया कि चौधरी लालचंद ने ये देख लिया भाई, पहले मैं 2 बार लड़ा, दोनों बार केस हो गया मेरे खिलाफ, 5 साल का बैन लग गया, तो किसी और को लड़वाना था। तो घासीराम मलिक और चौधरी लालचंद ये सारे इकट्ठे हुए कि भाई मातूराम को कैसे रहा जाए, ये तो जीतेगा। तो उसमें फैसला ये हुआ भाई हुड्डा ही उठाओ बराबर में, भाई को भाई हरा होगा तो तभी मत का विभाजन होगा। तो उसका ये नतीजा हुआ कि हुड्डा के भी 2 जेलदार जो थे वो चौधरी टेकराम के साथ आ गए। मतलब आप घोड़ी पे बैठ के जो छोटे गांव थे उनमें धमकियां दी गई, अगर वोट इधर दो नहीं तो देख लेंगे। वो बाकायदा पूरा ऑन द रिकॉर्ड आर्काइव सब रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो उसके खिलाफ भी केस हुआ। उसके खिलाफ में केस में चौधरी गोविंद राम, ये सफेदपोश गोविंद राम जो थे, इन्होंने केस किया, खासा गोत्र है उनका, और चौधरी मातूराम ने भी किया। तो फिर सफेदपोश गोविंद राम उपचुनाव हुआ। फिर टेकराम की हालांकि मृत्यु हो चुकी थी लेकिन केस भी हार चुके थे वो। फिर उपचुनाव आया था, चौधरी गोविंद राम जी खासा ये 1 हफ्ते तक विधायक रहे, एमएलसी रहे। अक्टूबर में वो चुनाव हुआ था, अगस्त में डेथ हुई थी चौधरी टेकराम जी, तो वहाँ भी उपचुनाव हुआ है। अच्छा। तो ऐसे धांधलियाँ पहले भी होती रही है। जो पढ़ा लिखा आदमी था या सरकार में जिसका हाथ था, अनपढ़ आदमी होते थे, तो काफ़ी मतलब जब हम देखेंगे ना बड़ा रुचिकर इतिहास है। शायद ही कोई भी ऐसा हल्का था जहाँ केस नहीं हुआ। नहीं, थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं मुड्डा साहब कि भाई ऐसा क्या कारण था, इतना बढ़िया परिवार है, आर्य समाजी परिवार है, उस टाइम के जो चौधरी आदमी थे, खानदानी आदमी थे, बड़ी शख्सियत थे, वो मातूराम जी के खिलाफ क्यों थे? मतलब है नहीं, वो तो चुनाव भी नहीं जीत पाए। नहीं देखो, 2 जेलदार आप बता रहे हुड्डा, हुड्डा गोत्र के 2 जेलदार, बिल्कुल दोनों खिलाफ है। टेकराम हुड्डा जी भी बड़ी शख्सियत थी, वो भी खिलाफ है। नहीं, टेकराम तो इलेक्शन ही लड़ रहे थे ना जी। अब खिलाफ तो टेकराम तो इलेक्शन, देखो कटवाड़ा क्या है, वो खटवाड़ी में से गया हुआ है। एक जलदार तो कटवाड़े का हो गया, चौधरी केदार सिंह, क्योंकि मातूराम से जलदारी टूट के वहां गई थी तो उनको रहना ही था।
दूसरा उन्होंने अपने उसमें कर लिया होगा, क्योंकि फौज में भर्ती कराते थे। एक्चुअल में क्या है, वो राव बहादुर थे, जो टूटे हैं वो राव बहादुर थे। चौधरी मातूराम के साथ आम आदमी था, जो किसी भी राव बहादुर की जिस पर उपाधि नहीं थी, आम व्यक्ति। लेकिन जितने राव बहादुर या जिसने फौज में भर्ती करा रखे हैं, जिनको मुरबे मिले हैं, वो सारे उनके ऑपोजिट थे। 14 जुलाई का उनका लेख है हरियाणा तिलक में, चौधरी मातूराम का। उन्होंने लिखा है कि भाई मेरे साथ तो आम आदमी है, मेरे साथ तो ये जो ना इस प्रकार के धनाढ़ आदमी या जिनकी सरकार में हिस्सा, वो मेरे साथ नहीं है। दूसरा क्या जी, सरकार का भी इनडायरेक्टली प्रेशर था, भी आर्य समाज जी जीतना नहीं चाहिए। उसके बाद एक बार हेडमास्टर बलदेव सिंह लड़े वहाँ से, उसमें भी ज़्यादा पोलिंग हुई है, 67%। उस वक्त पूरे पंजाब में कहीं भी 49% से ज़्यादा पोलिंग नहीं हो रही। तो ऐसा रोहतक उसमें विधानसभा में क्या था कि जब हेडमास्टर बलदेव सिंह आर्य समाज जी लड़ता है और चौधरी मातूराम लड़ता, तो ज़्यादा पोलिंग होती है। तो यह साहब मतलब कुछ लोग यूं कहे ना, चौधरी देवीलाल को भी रोल मार कर आ कर दे रोहतक वाले। हाँ। तो मतलब ये इतिहास है रोहतक का? नहीं, वो रोहतक का नहीं, और जगह का भी है, पुराने और जगह का भी है, सब जगह का। ये तो हर जगह का है जी। मैं बताऊं, उपचुनाव जब यहाँ हो रहा, चौधरी लाजपत राय जो जीते थे, यहाँ भी उपचुनाव हुआ है। लेकिन यहाँ तो 1-2 उपचुनाव अगर हिस्ट्री उठाए ना, हमें गिनती के उपचुनाव ही सार लो, ठीक है। लेकिन रोहतक में सबसे ज्यादा रोहतक ऐसा ना जी, गढ़ शुरू से राजनीति का था। वहाँ चौधरी छोटराम एक बहुत तगड़ी शख्सियत थे, कम्युनिस्ट पार्टी के एक मतलब पिलर थे वो। इधर से ये आर्य समाज वाला जो ग्रुप था, ये भी तगड़ा था। दूसरी बात है, उस वक्त की आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, जो राजनीति है वो लगभग जमींदारा पार्टी के इर्द गिर्द थी। हाँ, हमारा जो संयुक्त पंजाब था, ये महापंजाब, इसमें ज्यादातर रोल था यूनियंस पार्टी का। हाँ, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस का तो ज्यादा दखल था ही नहीं। देखो ऐसा है जी, कांग्रेस की जो स्थापना है ना, उसमें धनाढ़ वर्ग का ज्यादा हो रहा है। बनिया और ब्राह्मण का वर्चस्व रहा है। जैसे 1920 से लेके 1940 तक अगर हम देखें, किसी भी जाट गुज्जर अहीर जो किसान जातियां हैं, किसी को एमपी का टिकट नहीं मिला। इधर ब्राह्मण और बनिया दो ही पार्टी लड़ी। अब अगर आप इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में भी आओगे, तो 11 में से एक तो सिखों की सीट है, एक राव साहब की गई बलबीर सिंह, 3 मुसलमानों की गई, रह गई 6 हल्के। उस 6 हल्के में भी 2 तो ये बने हैं लाला जी। अगर हम इसी किसान की बात करें, तो हिसार से चौधरी लाजपत राय जी रामजी लाल का मुकाबला हुआ, वहाँ चौधरी लालचंद का, चौधरी टेकराम का, चौधरी मातूराम का हुआ, और करनाल वाली सीट चौधरी वंशगोपाल। यही 3 ही थे जाट को। चौथा एक बार चौधरी दयाराम अम्बाला से बने थे 1920 में, वो भी राव बहादुर थे। लेकिन सेकंड टाइम वहाँ भी लाला जी आ गए, और लाला जी हिंदू महासभा से लड़े। तो उस टाइम फाइट में हिंदू महासभा भी थी। मैं ये थोड़ा पूछना चाहता हूँ, जनता भी समझना चाहती है कि भाई चौधरी मातूराम हुड्डा की ऐसी क्या मजबूरी थी, वो बनियों के साथ है और धनाढ़ वर्ग के साथ कांग्रेस में रहे, वो जमींदार भाइयों के साथ क्यों नहीं आए? वो नहीं, असल में क्या है, वो आर्य समाज जी थे। तो आर्य समाज के कारण वो जो ना, आर्य समाज सारा कांग्रेस में था उस वक्त। उनको कौम से मतलब नहीं था, उनको आर्य समाज से, क्योंकि सबसे पहले जनेऊ लेने वाले आदमी थे वो। जब जनेऊ लिया था हुड्डा खाब की पूरी पंचायत हुई थी वहाँ पे, तो उसने ये कहा था भाई संकट आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ऐसा। काशी से जो पंडित आए थे, उन्होंने उनको पौराणिकों ने भगा दिया। तो चौधरी मातूराम पहला व्यक्ति है हरियाणा का जिसने ये कहा था भाई मेरे गले में ये टंगा हुआ है, गर्दन काट के निकाल लो, नहीं तो मातूराम नहीं निकाल लिया करता। और उसका बहिष्कार भी किया है। लेकिन फिर पंचायत ने ये कह दिया भाई इसके साथ जुल्म मत करो, एक जनेऊ है तो पहना है इसने। जबकि पंडित बस्ती राम तो ये कहा करते धार लो जनेऊ जाटो क्षत्रिय धर्म तुम्हारा। तो मातूराम ड्यू टू आर्य समाज कांग्रेस में थे। लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह का परिवार भी तो कांग्रेस में था। नहीं, वो थे, हाँ, वो आर्य समाज में भी थे। ठीक है, आप मान लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, जब जमींदारा पार्टी थी, जब किसानों की पार्टी थी, इसमें छोटू राम जी थे, तो उसमें क्या मतभेद थे? मतलब क्यों वो अपने कौम के साथ, क्यों वो जमींदारों के साथ नहीं थे? नहीं, जमींदारों के साथ क्या मतभेद थे आपस में? ये मतभेद, विचारधारा का क्या टकराव था? देखो वो क्या है, उनका एक अलग एंगल था। उस टाइम के जितने शिक्षित आदमी थे, शिक्षित आदमी बहुत थे कांग्रेस में। ऐसा नहीं है। अब ये घोगड़ी परवाड़ा परिवार आज तक कोई ब्लेम नहीं है, सारा कांग्रेस में रहा, कभी भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं गया। आप फिर ये देख लो, इनका चौधरी मातूराम वाला परिवार देख लो, जितने भी उस समय के परिवार हैं कांग्रेस के, या सबकी छवि ठीक है। राव बलबीर सिंह का देख लो आप, आज तक स्टैंड कर रहे हैं।
छोटूराम की पार्टी तो उनकी डेथ के बाद खत्म होगी, खत्म जब तक चौधरी छोटूराम जिंदा रहे, हाँ ठीक जब है, तक खत्म होगी। लेकिन ये सच्चाई है, ये आज की कौम भी मानती है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है। जब तक वो जिए, हाँ। वो एक छत्र चौधरी थे इस नहीं, क्षेत्र के, बिल्कुल थे। ठीक है, सर्वमान्य नेता थे वो। उनके उनके ठीक है, राजनीतिक लड़ाई है, चौधरी मातूराम हुड्डा जी ने ट्राई किया, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि जब तक छोटूराम जी जीवित रहे, हाँ। चौधरी मातूराम हुड्डा कभी नहीं जीत पाए, नहीं वो तो नहीं जीते, नहीं जीत पाए, ना उन्होंने उनको जीतने दिया। तो थोड़ा दर्शक भी इस समय होते भाई ऐसा चौधरियों का टकराव क्या था, मतलब देखो ऐसा है जी, चौधरी छोटूराम का जो गांव है गढ़ी सांपला, हाँ वो इसी हल्के में पड़ता था जहाँ से चौधरी मातूराम चुनाव लड़ते थे। हाँ लेकिन चौधरी छोटूराम को ये पता था भाई ये आर्य समाज का गढ़ है, यहाँ श्योरिटी नहीं थी चुनाव जीतने की, क्योंकि लालचंद चौधरी लालचंद भी दोनों बार गड़बड़ी से जीते हैं। एक बार फार्म कैंसिल क्यों कराया फिर उन्होंने? अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ते तो दोनों विरोधियों का पर्चा क्यों रद्द कराया? फिर कोर्ट से आ रहे, दोबारा फिर धांधली करी, फिर आ रहे, तीसरी बार फिर आ रही। इसका मतलब धांधली तो होती थी और सरकार की भी सह थी। और चौधरी छोटूराम झज्जर से इसलिए लड़े क्योंकि ज्यादातर फौजियों की वोट होती थी, फौज में जो भर्ती थी वो झज्जर के एरिया से ज्यादा हुई थी। तो इनका हारने का कारण ये रहा क्योंकि फौज में भर्ती तो चौधरी छोटूराम ने, चौधरी लालचंद ने कराई, सफेद पोस्ट गोविंद राम ने कराई, तो लोग तो वही जाएंगे ना जिनके कारण नौकरी मिलेगी। एक तो ये कारण था। दूसरा, बड़े आदमी जी सरकार से वैसे डरते हैं, जो जलदार थे, ठौड़ेदार थे या टैक्स थे, वो तो वैसे ही सरकार के साथ रहते थे। सरकार का हाथ ये एक तरह से यूनियनिस्ट पार्टी के साथ था, आर्य समाज के तो खिलाफ थी सरकार भी नहीं चाहती थी कोई आर्य समाजी जीते। और फिर खर्चा पानी भी जैसे उधर से ही मदद मिलती थी उनको। तो आप देखो अभी जब भी कोई पावर में आता आदमी, पब्लिक उधर ही लग जाती है। लेकिन चौधरी मातूराम ने, जब चौधरी रणबीर सिंह नौकरी छोड़ के कांग्रेस में गए, उन्होंने मना किया था चौधरी रणबीर सिंह। उन्होंने ये कहा था भी यहाँ जो है ना किसान की चलती नहीं है, और आप जो है ना, मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें। तो मतलब कहीं न कहीं चौधरी मातूराम जी को इस बात का आभास था ना, आभास हुआ उनको भाई जमींदारों की और कौम की तो जमींदारा पार्टी में चलती है, कांग्रेस में नहीं चलती। तो उन्होंने ये बात कहा था भाई जितने पढ़े लिखे जाट आज के दिन हैं वो चौधरी छोटूराम के साथ हैं, और आप अगर कांग्रेस में जाओगे तो यहाँ कोई आपको जरूरी नहीं है कि आपको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिले। लेकिन लेकिन भेदभाव था, मतलब बिल्कुल था, बिल्कुल जमींदारों के साथ, कौम के साथ कांग्रेस में भेदभाव था। और जो जमींदारा पार्टी थी, छोटूराम जी की पार्टी थी, उसमें जमींदारों की चलती थी। असल में क्या है देखो, उसमें किसानों की चलती थी। वर्चस्व क्या है वर्चस्व उस पे शुरू से ही व्यापारी वर्ग का था। सिर्फ है ये पहले व्यक्ति हुए चौधरी देवी सिंह नांदड़ बोर गांव के और चौधरी मातूराम, जिनको मौका मिला है गांधी जी के सामने प्रेजाइड करने का। पूरे देश का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, या तो किसी वकील ने अध्यक्षता करी जनसभा की, या किसी व्यापारी ने करी है। ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की सभा की अध्यक्षता की। चौधरी मातूराम ने करी 1920 में जाट स्कूल में, जब गांधी जी आए 25,000 की स्ट्रेंथ थी। तो प्रभाव इनका भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन जो वोटर थे वो, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर उसके थे, मतलब साहूकार टाइप के थे, वो इनके साथ नहीं थे। इनके साथ गरीब तबका ज्यादा था। नहीं, वही तो बात है ना, जो हमारा तबका था, हम तो किसानी से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से हैं। जब हमारा सारा किसान परिवार तो जमींदारा पार्टी में था, तो मातूराम हुड्डा जी अकेले कांग्रेस में थे। मतलब वो ये कह सकते हैं हम गलत पार्टी में थे। वो नहीं, जो हमारे जमींदारों की पार्टी थी। नहीं, गलत है हम इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि नीति जब बनती थी, जैसे ऐसे योग आंदोलन है, इसमें कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, बाकायदा वोटिंग हुई थी। पंजाब के 2/3 मेंबर ऐसे योग आंदोलन के फेवर में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। उसके बाद नागपुर में अधिवेशन होता है, वहां उसमें संशोधन लिया गया, लाला लाजपत राय लेके आया संशोधन। वहां फिर ये हो गया भाई बहुमत किसका, बहुमत ये ऐसे योग आंदोलन को छेड़ो। चौधरी छोटूराम भी कांग्रेस के संस्थापक हैं। रोहतक जिले में सबसे पहले प्रधान 1917 में चौधरी छोटूराम ने कांग्रेस के प्रधान बने हैं, तो वो भी कांग्रेस में रहे हैं। लेकिन उनका जो मतभेद हुआ वो 1920 में ऐसे आंदोलन पे महात्मा गांधी से मतभेद हुआ। लेकिन वो समझ गए ना, वो वकील थे जी, वो समझ गए। अब उनके भाई यहाँ कांग्रेस में जमींदारों की नहीं चलेगी, किसान कौम को महत्व नहीं दिया जाएगा, इसमें बनिया वर्ग का ज्यादा है, व्यापारी वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधित्व है, तो क्यों ना मैं अपनी कौम की जो जमींदारों के हित की रक्षा करे, जो किसानों के हितों की रक्षा करे। तो वो उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, उसके भी वो संस्थापक थे यूनियनिस्ट पार्टी के भी। देखो ऐसा है जी, जो यूनियनिस्ट पार्टी बनी ना, उसमें एक तो जट सिख थे सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, और हिंदू जाट हो गए चौधरी छोटूराम जी।
और एक मुस्लिम जट थे, उसमें तीनों जाट थे। हाँ ठीक है, फजले नहीं फजले हुसैन नहीं थे, साबुद्दीन विरक थे। साबुद्दीन। हाँ, जिन्होंने इनको रहबर आजम की उपाधि दी। हाँ चौधरी छोटूराम को, चौधरी छोटूराम जो है वर्ल्ड के अकेले व्यक्ति हैं जिनको 3 धर्मों की उपाधियाँ मिली हुई, बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं। हिंदुओं ने दीनबंधु की दी, अंग्रेजों ने सर की दी, और मुसलमानों ने रहबर आजम की। सबके चाहते थे। सबके चाहते थे। दीनहीन, दीन है जहाँ गरीब है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी गीतांजलि में लिखा है, क्योंकि मैंने 2003 में छोटूराम 40 साल की थी, तो उसमें 40 लाइन के अंदर मैं पूरा विवरण किया उनका, और एक लेख भी लिखा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, देखो उनकी विचारधारा क्या थी, वो राष्ट्रवादी लोग थे। उनका ये था भाई पहले देश को आज़ाद कराओ, उनका कंसेप्ट ये। छोटूराम का ये था भाई देश तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, उनकी ये सोच थी। उनकी ये सोच थी मातूराम की, आर्य समाजियों की, कि भाई देश तो पहले देश को आज़ाद कराओ, ये तो फिर इंटरनल समस्या हम सुलझा लेंगे। थोड़ा विचारों का वो था। अब जैसे गांधी जी आए, जाट स्कूल में आए, वहाँ ये कह दिया भाई ये मत आप स्कूल छोड़ दो, ऐसे हो भाग लो, पदवी छोड़ दो। अब छोटूराम तो विरोध में था, उसने तो ये कहा भी अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कहाँ मिलेंगी। बिल्कुल ठीक। उनकी अपनी विचारधारा थी। लेकिन शहीद भगत सिंह छोड़ता है डीएवी कॉलेज, इधर ये जो जाट स्कूल है ये भी फैसला करते हुए हम तो ठीक है स्कूल को छोड़ दो, बहिष्कार कर दो इसका, यूनिवर्सिटी का। तो क्या हम अब इनको सबको गलत माने या शहीद भगत सिंह को गलत माने? डीएवी कॉलेज के भी स्टूडेंट ने छोड़ ज़्यादा, उसमें किसानों के भी बच्चे थे ज़्यादा, ये नहीं कह सकते हम अकेले होते। वो तो क्या है, एक विचारधारा होती है। इनकी देश के प्रति थी, छोटूराम की कौम के प्रति थी। छोटूराम को ये था भी मैंने तो किसान के बारे में यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, मैंने किसान को जगाना है। इनकी ये थी भाई हमने तो जो है ना देश को पहले आज़ाद कराना है, देश जब आज़ाद होएगा तो इनको ये भी विश्वास था शायद तक भाई हम रहेंगे तो अपनी बात करेंगे, आज़ाद होने के बाद हमारा जब राज आएगा तो ये। बाकी ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते थे। खिलाफत की जहाँ तक आप बात करें, खिलाफ थे ऐसा नहीं है। एक बार सांगी के अंदर चौधरी छोटूराम आए थे प्रचार में, चुनाव प्रचार में, तो सांगी के जो पहले सरपंच बने चौधरी रतन सिंह आर्य, वो भी आर्य समाजी थे और कांग्रेसी भी थे। उन्होंने चौधरी छोटूराम का वहाँ विरोध किया भाषण देते हुए। चौधरी छोटूराम मातूराम ने कहा भी विरोध मत, हम कांग्रेस में अपनी बात करेंगे, ये अपनी बात करेंगे यूनियनिस्ट पार्टी। लेकिन कोई भी आदमी जब आता है उसकी बात ध्यान से सुनो। इवन चौधरी छोटूराम खाना चौधरी मातूराम के यहाँ का थी उस वक्त, ऐसी परिस्थिति में थी, नैतिकता थी। और डॉक्टर रामजी लाल हिसार से जाते थे और अब तक चौधरी छोटूराम की कोठी में रुकते, प्रचार मातूराम जी का करते हैं। चौधरी रामजी लाल, डॉक्टर रामजी लाल के तो चौधरी छाजूराम के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। बहुत अच्छे थे। और चौधरी छोटूराम जी के बहुत अच्छे रिश्ते थे उनके साथ। तो मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ ना, विरोध था, विरोध नहीं था। डॉक्टर रामजी लाल जी नीली कोठी में सोए चौधरी छोटूराम के यहाँ, और अगले दिन प्रचार चौधरी मातूराम का कर रहे हैं, जबकि चौधरी छोटूराम तो अलग प्रचार कर रहे थे दूसरे का। तो ऐसे इनमें कोई मतभेद नहीं थे, विचारों की भिन्नता थी। उनका ये था भी हम तो जो कांग्रेस के साथ देश आजाद कांग्रेस कराएगी तो हम उसमें रहेंगे। उसके साथ ही जैसे लाला लाजपत राय या भगत सिंह का परिवार। अब 23 मार्च को शहीद भगत सिंह को फांसी आई, 31 मार्च को कराची में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उसके पिताजी तो कांग्रेस में स्टेज पे थे, सरदार किशन सिंह। तो अब क्या हम उनको ये कहें भाई वहाँ मतलब वो कुछ नहीं मिलेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि वो परिवार भी मूर्ख था, क्योंकि इनके जो संबंध है चौधरी मातूराम के, सरदार अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा दी थे, लाला लाजपत राय, ये उनके कनेक्शन में थे। वो जैसे फैसला करते थे उनके साथ रहते। तो वो उनको क्या हम देशद्रोही कहेंगे या ये कहेंगे वो भला नहीं? देशद्रोह नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई वो इकट्ठे क्यों नहीं थे? भाई जब किसान कौम की बात है तो ये दो चौधरी अलग क्यों थे, इकट्ठे क्यों? ऐसा है जी, उसमें कई बातों पे मतभेद था। जैसे जाट स्कूल बनाया 1913 में, तो जाट स्कूल बनाया तो वहाँ 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप ये कह रहा था भाई हम तो इसको जो ना चलाएंगे प्योरली गुरुकुल बेस पे, चौधरी पीरू सिंह, भाई गुरुकुल टाइप में होना चाहिए। चौधरी मातूराम ये कहते थे भाई इसको एंग्लो संस्कृत बनाओ, मतलब इंग्लिश भी रखो संस्कृत भी रखो, जिसमें बच्चों को नौकरी भी मिल जाए और ये पढ़ भी जाए। और एक ग्रुप ये था जो वकीलों वाला ग्रुप था, चौधरी लालचंद चौधरी छोटूराम, ये चाह रहे थे भाई डीसी के नाम पे रख दो, किलवट के नाम पे, और चंदा भी नहीं लेना पड़ेगा, डीसी पैसे दे देगा। लेकिन उसको ये आर्य समाजी नहीं माने, जो आर्य समाज वाला ग्रुप ने विरोध कर दिया, भाई हम किसी डीसी के नाम पर नहीं रखेंगे, आर्य समाज वाले अपना समाज इसको चलाएगा और इसमें रेगुलर पढ़ाई होती रहेगी। तो इनकी ऐसे भिन्नता थी। चौधरी छोटूराम का ये था भी सरकार के साथ मिलो, मिलकर फायदा उठाओ। इनका ये था भी नहीं, हम अपने हिसाब से, समाज के हिसाब से जो हमें ठीक लगता है, जो एजुकेशन ठीक लगती है।
1920 के बाद चौधरी छोटूराम ने अलग स्कूल खोला। वहाँ तो बहुमत में ये अलग मत में आ गए, क्योंकि हेडमास्टर बलदेव सिंह और देवी सिंह बोहरवाड़े और चौधरी मातूराम ये ग्रुप हैवी था। आर्य समाज में भी, जाट संस्था में। तो चौधरी छोटूराम ने फिर जो स्कूल खोला अलग, उसका नाम जाट हीरोज मेमोरियल रखा गया नाम। दो शब्दों का फर्क है, ऑल इंडिया दोनों में है। ऑल इंडिया इनका नाम था ऑल इंडिया एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, उसका था ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल हाई स्कूल। हीरोज मेमोरियल का मतलब क्या था कि जो फौज में भर्ती हो रहे थे वो अपना तनख्वाह उसमें देते थे स्कूल में, ताकि भी, क्योंकि उस वक्त आर्थिक स्थिति किसानों की बहुत अच्छी नहीं थी। जेवर बेच बेच के भी वहाँ महिलाओं ने जो है ना उसमें वो दिया था, तो फौजियों का चंदा आता था, इसलिए हीरोज मेमोरियल नाम था। तो 6 साल तक दोनों स्कूल अलग अलग चले। तो ये जो जाट स्कूल है, जो बलदेव सिंह हेडमास्टर बलदेव सिंह, चौधरी मातूराम, चौधरी देवी सिंह, इसमें जमीन भी शायद चौधरी देवी सिंह ने ज्यादा दान। नहीं, वो भोर गांव की जमीन है जी। उसमें वो कहते हैं चौधरी देवी सिंह की है या किसकी है, हो सकता है उनकी हो, लेकिन उसमें जो वो लिखते हैं महनचंद्रनाथ योगी, जो कि मठ हस्तलबोर के उत्तराधिकारी का पत्र उनको दे दिया था महनपूर्णनाथ। वो ये कहते हैं ये जमीन तो थी भोर की, लेकिन इस पर कब्जा मठ का था, तो मठ का कब्जा था, इनने सोची जाट स्कूल खुल जाएगा ये। एक तो ये मत है। दूसरा मत है भोर के आदमी ये कहता है जी हमने दान में दे रखा। ऑन रिकॉर्ड ये है कि इसकी रजिस्ट्री हो रही है 2000 समथिंग पैसे में। अच्छा। अब क्या सही है क्या गलती है नहीं पता, रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी रजिस्ट्री हो रही है पैसे में। अब ये चौधरी देवी सिंह की है या पूरे भोर गांव की है ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन भोर की जमीन है एज पर राजस्व रिकॉर्ड, अकेले की है या पूरे की ये नहीं हम कह सकते। जी जी जी। हाँ, तो ये इनका जो संबंध रहा सीधा डीएवी से रहा है। जो डीएवी फैसला करता था या लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह करते थे, ये उसमें थे, उसके अनुसार चलते थे। चौधरी छोटूराम वाला जो ये है ये अलग यूनियनिस्ट का, ये फजले हुसैन और ये उसके अनुसार चलते थे। ये दो एक तरह से धाराएं थी। जैसे बाद में जब ये देश आजाद हुआ तो गोपी चंद भार्गव और भीमसेन सच्चर ग्रुप बन गया था। इससे पहले भी ग्रुप की जनता ऐसे, जैसे कांग्रेस में एक डॉक्टर सत्यपाल ग्रुप था, दूसरा ग्रुप गोपाल दत्त का था, अलग अलग ग्रुप थे उस टाइम में। ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं, एक पार्टी में रहते हुए विचारों की भिन्नता हो सकती है। अब आप ये देखो, चौधरी छोटूराम को 5 मुरबे मिले हैं, चौधरी लालचंद को भी 5 मुरबे मिले हैं, महनपूर्णनाथ को भी मुरबे मिले हैं। जिन जिन आदमियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भर्ती कराई फौज में, सबको मुरबे मिले। जलदारों को भी आधे से ज़्यादा जलदारों को भी मिले हैं, जो अंग्रेजों के साथ दिया जिसने। लेकिन ऐसे भी जलदार हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, उनको नहीं मिले। तो चौधरी मातूराम को कोई मुरबा नहीं मिला, डॉक्टर अमीलाल को कोई नहीं मिला। बनाने वाले बात, जमीन तो सारी अपनी ही थी, अंग्रेज कहाँ से लाए थे? थी, लेकिन अलॉट तो किया ना जी उन्होंने, जमीन तो अपनी ही थी। हाँ, इवन देवी सिंह को भी मिली है, देवी सिंह आर्य को भी मिली है। बेवकूफ बना के अंग्रेज इतने साल सारे जमीन मारी जमीन मारते देने लग रहे। बस मालिक वो थे ना जी, जहाँ खाली पड़ी थी किसी को सामने में दे दी, किसी को पुट्टी, किसी को पाकिस्तान में, किसी ने कहीं दे दी, किसी ने कहीं दे दी।